Good morning, dear students. So today we are going to start with the third chapter of your book, Business Environment. आपकी बुक में अगर आप GS अलग में देखोगे तो दिस इज द थर्ड चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंस एंड डायमेंशंस. अब हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की. अब एनवायरनमेंट होता क्या है? मतलब एनवायरनमेंट मीन्स एनीथिंग दैट सराउंड्स अस इज आवर एनवायरनमेंट. जो भी चीज़ें हमारे आसपास है वो हमारा एनवायरनमेंट है. अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? जो भी चीज़ें बिजनेस के आसपास है वो बिजनेस का एनवायरनमेंट है. बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल. मतलब द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल. और जिन फैक्टर्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. वैसे अगर हम इन जनरल देखें तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो होता है, इसमें वो फैक्टर्स आते हैं जिसमें कुछ लेवल तक तो हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं, जिसको हम आगे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो कुछ एक्सटेंट तक हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, बट यूजुअली यही कहा जाता है कि हमारे आसपास जो चल रहा है वो हमें अफेक्ट करता है और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. हम सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इसको स्टडी करते हैं कि हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में कौन सा, अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कौन सा नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, नए कस्टमर्स कौन से ऐड हुए हैं, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, मार्केट कैसी है, ये सारी चीज़ें स्टडी कर. ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाती हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, इट इज़ अ टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. मतलब इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स और फोर्सेस विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल. इट इज़ द ग्रुप ऑफ मेनी सच फोर्सेस. दैट इज़ वाई इट नेचर इज ऑफ टोटैलिटी. मतलब क्या है कि यूजुअली वैसे देखो, ये जो जिस भी कंटेक्स्ट में जो इन्होंने डेफिनेशन बताई और जो इस कंटेक्स्ट में इन्होंने ये बताया, ये तो बता रहे हैं एक्सटर्नल, उसके कंटेक्स्ट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में, कि जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. इट इज़ ए टोटैलिटी ऑफ ऑल द फोर्सेज. आप कह सकते हो कि इंटरनल फोर्सेज भी, एक्सटर्नल फोर्सेज भी, बट एक्सटर्नल फोर्सेज वो हो जाते हैं जो ये बोल रहे हैं कि जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेज. इट इज़ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर बिजनेस. दैट इज टोटैलिटी ऑफ फोर्सेज. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स. अब स्पेसिफिक फोर्स भी होता है और जनरल फोर्स भी होता है. अब नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसिफिक फोर्स वो होता है जो स्पेसिफिकली मेरी ही बिजनेस को इफेक्ट करेगा. मेरे बिजनेस से रिलेटेड कोई अगर कॉम्पिटिटर मार्केट में आएगा तो वो मुझे ही इफेक्ट करेगा. दैट इज द स्पेसिफिक फोर्स, जो स्पेसिफिकली मुझे इफेक्ट कर रहा है. और जनरल फोर्सेज होते हैं जो इन जनरल सबको इफेक्ट कर रहे हैं. जैसे इस टाइम पे आउटसाइड जो एनवायरनमेंट हमारा चल रहा है, वो इस टाइम पे जनरल फोर्स है जो हर टाइप के बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है. इनफैक्ट बिजनेस क्या है, ये तो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है, कि जब हर चीज आपकी शटडाउन सिचुएशन पे है तो डेफिनेटली वो इफेक्ट कर रहा है. वो होता है जनरल, जो हर किसी को इफेक्ट कर रहा है. और स्पेसिफिक होता है जो सिर्फ मेरे ही बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है. जैसे मेरा कॉम्पिटिटर हो गया या कोई मेरा इन्वेस्टर हो गया, उसने अपना पैसा जो है वो विड्रॉ कर लिया मेरे बिजनेस से, तो उस केस में मेरे को ही इफेक्ट आएगा और तो किसी कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा. तो मतलब स्पेसिफिक फोर्सेज जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं और जनरल फोर्सेज जो इन जनरल सबको इफेक्ट कर रहे हैं. Next, number 3 is interrelatedness. The different factors of business environment are correlated. For example, let us suppose that there is a change in the import-export policy with the coming of new government. इंटररिलेटेडनेस होती है, मतलब क्या है, फैक्टर्स जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, जो बिजनेस के फैक्टर्स हैं. अब देखो इन्होंने एग्जांपल क्या दिया हुआ है. लेट अस सपोज दैट देयर इज अ चेंज इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी विद द कमिंग ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट चेंज हुई जिसकी वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी चेंज हो गई. In this case, the coming of the new government to power and change in the import-export policy are the political and the economic changes. मतलब सारे फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. जैसे गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से अगर कोई नई पॉलिसी बन जाती है तो जिनको हम बोल देते हैं पॉलिटिकल चेंजेस या इकोनॉमिक चेंजेस. दस द चेंजेस वन फैक्टर अफेक्ट द अदर फैक्टर. कि अगर एक फैक्टर में चेंज आया, पॉलिटिकल चेंज आया, गवर्नमेंट चेंज हुई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे. क्यों आएंगे? क्योंकि उन्होंने आके अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी. पॉलिसी चेंज कर दी तो इकोनॉमिक चेंजेस भी आएंगे. तो सारे फैक्टर्स जो है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. Number 4, dynamic nature. As is clear that environment is a mixture of many factors and change in some or other factors continue to take place. Therefore, it is said that business environment is dynamic. हम ये कहकर चलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक इन नेचर होता है. डायनेमिक इन नेचर मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग.
बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी फैक्टर्स एंड चेंजेस इन सम फैक्टर्स और अदर फैक्टर्स कंटिन्यू टू टेक्स प्लेस, देयरफॉर इट इज सेड दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। जो ऊपर वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि इंटर रिलेटेडनेस, अब इंटर रिलेटेड है तो ऑफकोर्स एक फैक्टर में चेंज आएगा तो दूसरे फैक्टर में भी चेंज आएगा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज डायनामिक नेचर। नंबर 5 अनसर्टेनिटी। ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हमारा अनसर्टेन होता है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता है, नथिंग कैन बी सेड विदाउट एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज दे कंटिन्यू टू चेंज क्विकली। वही ऊपर वाला पॉइंट आ गया कि बिजनेस फैक्टर्स जो है वो बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं, उनमें चेंजेस आते रहते हैं। द प्रोफेशनल पीपल हु डिटरमाइन द बिजनेस स्ट्रैटेजी टेक इन टू कंसिडरेशन द लाइकली चेंजेस बिफोर हैंड। जो हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो मार्केट्स को स्टडी कर रहे होते हैं, वो ही इन चीज़ों को पहले से ही फैक्टर्स को समझकर कंसिडरेशन में लेकर बिफोर हैंड बता देते हैं कि जी ये चेंज आ सकता है, आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम हो सकती है या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। बट दिस इज़ अ रिस्की जॉब। फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल चेंजेस आर वेरी रैपिड। अब रिस्की जॉब क्यों है, अब जैसे हम टेक्निकल चेंजेस जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं हमारे यहाँ पर। Nobody can anticipate the possibility of this swift technical changes. Anything can happen any time. You never know कौन सी कंपनी कब कुछ नया लेकर आ जाएगी, तो उसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। द सेम इज इन द सिचुएशन ऑफ फैशन ऑल्सो। यू नेवर नो कब एकदम से किसी और चीज़ का फैशन आ जाए, जिसका स्टॉक आपने ऑलरेडी पुराना बनाकर रखा हुआ है, उसमें एक और नई चीज़ ऐड हो गई तो पुराने वाला तो सारा खराब हो गया। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में। नंबर 6 इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स तो ऑफ कोर्स होता है, जब हमने बोला इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। डिफ़िकल्ट जॉब है, क्यों है, क्योंकि एनवायरनमेंट को समझना, इतने सारे फैक्टर्स को समझना, एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको समझना और वो कैसे मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, इस चीज़ को समझना इटसेल्फ इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। नंबर 7 इज़ रिलेटिविटी। Relativity means is it related to local conditions and this is the reason for business environment happens to be different in different countries. Relative होता है, relative मतलब related होता है कि ऐसा नहीं है कि local conditions पे determine होता है कि वो मेरे business को कैसे affect करेगा। हर आपके जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में वो हर कंट्री में डिफरेंट इफेक्ट शो करेंगे, डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग एक ही कंट्री में अलग अलग जगहों पे भी अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी डिफरेंट वे में इफेक्ट करेंगे। कि नॉर्थ साइड जो है इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में फैशन कुछ और चल रहा है और साउथ साइड जाओगे तो फैशन कुछ और है, वहाँ के लोगों की डिमांड कुछ और है, यहाँ के लोगों की डिमांड कुछ और है। तो अगर फैशन में चेंज आएगा तो आपकी जो नॉर्दर्न इंडिया वाली जो फर्म है, जो प्रोडक्शन है, वो डिफरेंट वे से इफेक्ट होगी और यही जो आप साउथ इंडिया में कर रहे हो वो डिफरेंट वे से इफेक्ट होगी। तो रिलेटिविटी होती है कि कहाँ पे आप उसको रन कर रहे हो बिजनेस को, कहाँ पे आपका बिजनेस रिलेटेड है, कहाँ पे चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के फैक्टर्स आपको इफेक्ट करेंगे। तो रिलेटिविटी होती है यहाँ पर हमारी। क्लियर हो गई बेटा ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब क्यों ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना? बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना इसीलिए ज़रूरी है, नंबर 1 इज़ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर मैं टाइम टू टाइम मेरे आसपास क्या होने वाला है मैं उसको पहले से ही स्टडी करके चलूँगी तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। इस टाइम पे जो आपकी क्लासेस चल रही है ये भी तो एक एडवांटेज ही आप लिया जा रहा है। कैसे लिया जा रहा है कि पता है कि कंडीशन अभी वर्स्ट हो रही है, लॉकडाउन अभी और इंक्रीज होगा। अब लॉकडाउन इंक्रीज होगा तो ऐसे तो क्लासेस कभी भी नहीं लग पाएंगी, कभी भी मतलब कि आने वाले 1 महीना 2 महीना क्लासेस नहीं लगेंगी। इन केस नहीं लगी तो सिलेबस का कैसे चलेगा, एग्जाम्स कैसे होंगे। इसीलिए आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं ताकि एटलीस्ट सिलेबस उसी मोड में चलता रहे, उसी स्पीड से चलता रहे। तो और यहाँ पे जब हम बिजनेस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब जो बिजनेस अपने बिजनेस फैक्टर्स को पहचानना जानता है वो फटाफट से प्रिडिक्ट करेगा और फटाफट से मार्केट में आ जाएगा। वो अगर आप टाइम टू टाइम अपने आसपास की चीज़ों को स्टडी करके चल रहे हो, अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करके चल रहे हो, तो आपको जो है एक एडवांटेज मिलेगा। कंपनी विच इज़ मोर कॉन्शियस अबाउट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द फर्स्ट मूवर। वो ऑफ कोर्स फर्स्ट मूवर हो जाएगी जो कॉन्शियस है खुद से कि ये चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में। इट टेक्स एडवांटेज ऑफ इट बाय बिकमिंग द फर्स्ट सप्लायर कि आने वाले टाइम में लोगों की क्या डिमांड हो सकती है, आपको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, उस चीज़ को समझकर उससे बेनिफिट लेना है। दैट इज़ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और वो तभी मिल सकती है जब हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा
वार्निंग सिग्नल्स, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करके चलेंगे, हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है हमारे लिए कि ये वार्निंग सिग्नल का काम करता है. अलॉन्ग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द थ्रेट्स अकम्पनिंग देम. अब इससे पहले वाला पॉइंट हमने पढ़ा जिसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिलेगी अगर हम अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, टाइम टू टाइम कॉन्शियस रहेंगे अपने सराउंडिंग्स को लेकर. दूसरा एडवांटेज इस चीज़ में भी तो मिल सकती है कि हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल आ जाएगा जी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, इकोनॉमी कैसे चलने वाली है, किस टाइप के बिजनेसेस हैं जो ज़्यादा चलेंगे और किस टाइप के बिजनेसेस हैं जो शायद बिल्कुल भी नहीं चलेंगे. तो एनवायरनमेंट को स्कैन करके एक वार्निंग सिग्नल उन लोगों को मिल सकता है कि जी आपका बिजनेस ऐसा है जो आगे नहीं चलेगा अभी. अब देखो इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ टाइम व्हेन द कस्टमर गॉट डिससैटिस्फाइड एट द स्लो सप्लाई ऑफ कार्स इन द मार्केट. जहाँ पे एक पहले पुराने टाइम की बात कर रहे हैं जब कस्टमर में एक डिससेटिस्फैक्शन थी जी मार्केट में कार्स की सप्लाई ही नहीं है, तो मारुति उद्योग लिमिटेड वॉज sharp enough to recognize the threat of the new companies entering the market in the time before the other companies could do anything. The Maruti Udyog Limited was able to increase the supply of its car manifold and was thus able to nullify the effect. कस्टमर के बीच में एक डिससेटिस्फैक्शन आ गई थी जी कार्स की सप्लाई ही नहीं है. अब नहीं है तो मतलब डिमांड हो रही है अच्छी, कोई नई कंपनी आ जाएगी मार्केट में. मारुति वालों ने इस एनवायरनमेंट को स्कैन किया, कॉन्शियस हुए, उन्होंने अपनी कार्स की सप्लाई बढ़ाई. In this way, Maruti forestalled the possible danger of by the study of business environment. एक वार्निंग सिग्नल उनको मिल गया और उन्होंने उस पर एक्शन ले लिया तो उनको हेल्पफुल हो गया ये चीज़. तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंस है ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि हमें एक वार्निंग सिग्नल मिल जाता है. Number 3 is tapping useful resources. An organization needs a number of resources to carry on its business. Man, material, machinery, money, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होते हैं. With the help of these resources, good services are produced. A business gets resources from the environment and provide goods and services to the same environment. हम resources भी environment से ले रहे हैं, अपने surrounding से ले रहे हैं, और goods और services produce करके वो भी हम अपने environment को दे रहे हैं. A study of business environment tells the business requirement of the environment and what can it make available to get its needs fulfilled. कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहेंगे टाइम टू टाइम तो हमें पता चलता रहेगा किस किस टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और किस किस टाइप की सप्लाई हमें अपने एनवायरनमेंट में करनी है. तो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज को आप इजीली टैप कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो. नंबर 4 इज कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, जो हमने पीछे भी पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स में कि अगर रैपिड जो बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं, अगर मैं अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर चलूँगी, अपने आसपास क्या हो रहा है उसको लेकर कॉन्शियस होकर चलूँगी, तो डेफिनेटली मैं कोप अप कर पाऊँगी उन रैपिड चेंजेस के साथ जो बहुत जल्दी हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. क्लियर है. नंबर 5 इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी. द नॉलेज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रेजेंट्स द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी. अगर आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता होगा तो आप अपनी प्लानिंग और अपनी पॉलिसीज़ बहुत ईजिली बना सकते हो. अब देखो फॉर एग्जाम्पल ITC होटल्स डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश मैनी न्यू होटल्स अब्रॉड and in India only after a careful study of the business environment. They felt that tourism industry was the biggest industry in the world. Its future was particularly bright in India. क्योंकि वी हैव अ रिच कल्चरल हेरिटेज, तो टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हो सकती थी. इसको ध्यान में रखते हुए ITC होटल्स फॉर्मुलेटेड देयर फ्यूचर स्ट्रैटेजी on the basis of this information. In this way anyone can defeat their competitors by formulating their प्लान्स. कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करके चलेंगे, अपने एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसको लेकर कॉन्शियस होकर चलेंगे, तो हम अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग और पॉलिसीज जो है वो कर सकते हैं. नंबर 6 इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. ऑफ कोर्स अगर मैं अपनी प्लानिंग अच्छे से करके चलूँगी, एनवायरनमेंट को स्कैन वेल इन हैंड करके चल रही हूँ बिफोर हैंड, तो डेफिनेटली मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी ही होगी. ठीक है बेटा, ये थे सारे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक मीनिंग क्लियर किया है, बिकॉज इतना डिटेल में भेजना ऐसे वीडियोस में तो ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं होता है. जो आपकी बुक में दे रखा है आप उसको स्टडी करो अच्छे से. अगर आपको कोई समझ नहीं आता है पॉइंट या कुछ नया पॉइंट है जो इस बुक में नहीं है और हमारी GS अलग में दे रखा है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी टाइम. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कॉम्पोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट.